तो फिर आज फिर से नया कार्यक्रम शुरू करें। आज तो पिछले सप्ताह बहुत सारी चीज़ें हुई। एक तो कांग्रेस पार्टी में बवाल चल रहा है, बवाल जेलेंस्की ने भी कर दिया। तो कहाँ से शुरू किया जाए राजीव? जेलेंस्की ने भारी बवाल कर दिया। हाँ, लेकिन कांग्रेस में जो बवाल हो रहा है, हाँ, उसमें राहुल गांधी की इतनी अच्छी भूमिका है, उसके ऊपर चर्चा करना जरूरी है। थोड़ा देखना चाहिए कि शुरुआत कांग्रेस से ही कर लेते हैं। तो कांग्रेस से ही शुरू करते हैं। कांग्रेस में धपाधप मीटिंग, और ये मीटिंग बस इसलिए किया जा रहा है कि राहुल गांधी को कैसे कवर अप फायर दिया जाए, बस। क्योंकि कोई ऐसा मुझे नहीं लगता है, हालांकि खबर आ रही है कि ये चेंज होने वाला है, वो चेंज होने वाला है, लेकिन कोई बदलाव का कोई संकेत वो उस तरह का नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि हर मीटिंग में एक बात कॉमन है, हर मीटिंग में बताया जाता है कि डिसिप्लिन नहीं तोड़ना है। डिसिप्लिन, अनुशासन कौन सी है, और पार्टी लाइन पर चलना है। एक बात भी इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। तो पार्टी लाइन तो अभी कांग्रेस में एक ही है, जो राहुल गांधी बोले वही ब्रह्म वाक्य, और गांधी परिवार कहे बस वही मान लो, भक्ति करते रहो, वही लाइन है, बस वही लाइन है, वही लाइन है बस। और इसलिए ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी जो मीटिंग ले रहे हैं, हर मीटिंग में, चाहे केरल पर मीटिंग लिए हों, कह दिया कि नहीं, कोई भी नेता अगर इधर उधर की बात करेगा, पार्टी लाइन से अलग बात करेगा, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। असम से भी यही, फिर उसके बाद बिहार के नेताओं को भी यही, अब कर्नाटक के नेताओं को भी यही। और दूसरे तरफ जो राहुल गांधी की टीम है, वो एक नई आग लगा रही है, चाहे केरल में हो, चाहे कर्नाटक में हो। हर जगह ये टारगेट करने में लगी है उन नेताओं को जो कि अभी तक पार्टी के अंदर अपने बागी तेवर दिखा रहे थे। दो तीन चीजें अगर आप देखिए कांग्रेस की, जिस पर लोग बहुत बात नहीं कर रहे हैं, गुपकार वाला जो सीन था, G23 जो बना था राहुल गांधी की लीडरशिप को लेकर के कांग्रेस में, वो सीन इस वक्त दिख रहा है। अभी तक लोग चुप थे। लोकसभा चुनाव आप हारे, महाराष्ट्र आप हारे, हरियाणा जीता हुआ चुनाव आप हार गए, उसके बाद दिल्ली चुनाव हारे, उसमें तो हारे नहीं हो तो दिल्ली में तो साफ हो गया। उस पर भी आपका रवैया है कि आप जश्न मना रहे हो। कहीं आपने ईवीएम को बोल दिया, कहीं आपने बोल दिया कि नहीं हमने केजरीवाल को हरवाया, वहां ईवीएम सही था। अब क्या है कि आप देखेंगे शशि थरूर वाला मैटर हो, शशि थरूर ने तो खुलेआम मोर्चा ले लिया है। तो सीधे सीधे ये जो चीजें दिख रही हैं, जिसको कवर अप किया जा रहा है, और मीडिया उसको सीधे सीधे नहीं कह रहा, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नेतृत्व के खिलाफ कांग्रेस में एक जो बगावत है वो सरेआम नजर आने लगी। तो यही तो गुपकार के टाइम भी तो यही तो हुआ था। शशि थरूर ने तो उस टाइम पे भी ये कहा था कि अलग है, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। एक चीज समझो, शशि थरूर का मामला सिर्फ वो विरोध का नहीं है, मसला कहीं और फंसा हुआ है। क्यों राजीव? बिल्कुल, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं चल रही है। सारी चीजें सर एक दूसरे से जुड़ी। अब चीफ मिनिस्टर चेहरा, अरे चीफ मिनिस्टर तो देखिए, जो आप G23 की नहीं, मैं एक और बात उसमें जोड़ देना चाहता हूं। अभी आप देखिए कि महाकुंभ पर इनका क्या रवैया था। कांग्रेस का पूरा स्टैंड क्लियर था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भैया कुंभ में नहाने से रोजगार मिलता है क्या, कुंभ में डुबकी लगाने से। आप देखिए कि उस कुंभ में डीके शिव कुमार पहुंच जाते हैं, डीके शिव कुमार ईसा फाउंडेशन पहुंच जाते हैं और अमित शाह के साथ मंच साझा करते हैं। पीवी मोहन अटैक करते हैं डीके शिव कुमार पर कि साहब आप उसके साथ बैठ रहे हैं, यानी जग्गी वासुदेव के मंच पर आप गए हैं जो राहुल गांधी का मजाक उड़ाते रहते हैं और जो आरएसएस के साथ चलते चलते आ रहे हैं। एक तरीके से डीके शिव कुमार की वफादारी पर सवाल किया गया। तो भाई तो सिर्फ मीटिंग में बोलने से तो काम चलेगा नहीं। डीके शिव कुमार के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए, फिर बिल्कुल लेना चाहिए। और डीके शिव कुमार का जवाब सुनिए। डीके शिव कुमार क्या जवाब दे रहे हैं? बोल रहे हैं कि मैं पैदा हिंदू हुआ हूं, जन्म से हिंदू हूं और मरूंगा भी हिंदू के रूप में। डीके शिव कुमार ने जो बोला ये तो कॉमन बातें हैं, लेकिन एक बड़ा मार्केबल बात है। पूरे स्टेटमेंट को देखेंगे तो मुझे लगा पूरे स्टेटमेंट उनका है, और जो जवाब दे रहे हैं उसमें एक शब्द ऐसा है जिसको लेकर कांग्रेस के अंदर हलचल मची हुई है। वो शब्द क्या है? वो शब्द है सोनिया गांधी। डीके शिव कुमार कह सकते थे कि हमारे खिलाफ जो पीवी मोहन बोल रहे हैं या कर्नाटक कांग्रेस के दूसरे नेता टारगेट कर रहे हैं, उस पर एक्शन लेना चाहिए राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को। लेकिन इस पूरे स्टेटमेंट में उन्होंने कहा सोनिया गांधी को कार्रवाई करनी चाहिए, सोनिया गांधी को यह बताना चाहिए कि पार्टी के नेताओं के खिलाफ आप न बोला करें। मतलब उन्होंने मान लिया है राहुल गांधी हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता, राहुल गांधी पूरी तरह से
नकारा निकम्मा हो चुका है। अब सोनिया गांधी की बात करने का मतलब ही है कि हम राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ये दोनों को साइड कर रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक में मल्लिकार्जुन खड़गे का अपना इंटरेस्ट है, राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे और सिद्धारमैया के इंटरेस्ट में फंसा हुआ है। तो ऐसे में आगे अगर सोनिया गांधी की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस के नेताओं को ये समझ में आएगा कि राहुल गांधी को अब इग्नोर डीके शिव कुमार भी कर रहे हैं। ये कर्नाटक में जो चल रहा है पूरी कांग्रेस ही इग्नोर कर रही है। सुखबीर सिंह सुक्खू भी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री संगम में जाके डुबकी लगा है। बिल्कुल, ये संगम न हुआ कि कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल लाइन का तार हो गया। तार हो गया। ये तो और ये बहुत अच्छी बात कही ये जीतन राम मांझी और से मजाकिया लहजे में ही बात करते हैं, कहते हैं जिसने कांग्रेस को पूरी तरह से डुबो दिया वो अब कितनी डुबकी लगाने आएगा। और देखिए कि अभी तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। डीएमके वहां पर गोटियां सेट कर रही थी, हिंदी विरोध के नाम पर वहां पर साइन बोर्ड हिंदी में लिखे पोते जा रहे थे। कांग्रेस के साथ मिली हुई है। ईसा फाउंडेशन के प्रोग्राम को लेकर के भी इन लोगों की एक योजना थी कि हिंदुत्व को टारगेट करेंगे तमिलनाडु में, जो कांग्रेस और एआईएडीएमके की द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की डीएमके की योजना रहती है। उस योजना को भी कांग्रेस के ही बंदे ने जग्गी वासुदेव के मंच पर अमित शाह के साथ बैठ करके, देखिए ये तो लग रहा है कि जग्गी वासुदेव ये अमित शाह और डीके शिव कुमार को एक प्लेटफॉर्म दिए, राइट रात में आओ भाई, दोनों को इनवाइट करने का। जिस कांग्रेस और डीएमके की सरकार ने जग्गी वासुदेव के खिलाफ एक के बाद एक मामले लाए। अभी देखिए मुकुल रोहतगी ने इनका केस लड़ा है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी कि ईसा फाउंडेशन ने जो सेंटर बनाया है उसमें अवैध अतिक्रमण किया गया है। तमिलनाडु की सरकार है जो उनके खिलाफ जा रही है और ये सुप्रीम कोर्ट में मसला चल रहा है कि नहीं उसमें अवैध अतिक्रमण को तोड़ा जाएगा, और वो लड़ रहे हैं सरकार से। पिछली बार भी जब हाई कोर्ट में मामला गया था ये दो लड़कियों को लेकर कि आपने गलत किया है, आपने उन दोनों लड़कियों को शादी करने से मना करवा के गुनाह कर दिया। ये सब बकवास। मैं तो ईसा फाउंडेशन के ऊपर जितनी भी आरोप लगाए गए, किया क्यों जा रहा है? नहीं वो देखिए किया जा रहा है, कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। ईसा फाउंडेशन जो वहां काम कर रहा है, कोयम्बटूर इज द ओनली प्लेस जहां ईसा फाउंडेशन की वजह से कन्वर्सन रैकेट जो है वो तबाह बर्बाद हो गया है। द ओनली रीजन कि वो साउथ इंडिया के अंदर बैठ के वो कन्वर्जन का पूरा जो गेम जो बाकी जैसे कि तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, केरल में चल रहा है, तमिलनाडु के दूसरे इलाके में चल रहा है, ईसा फाउंडेशन उनसे ज़्यादा सोशल वर्क भी करता है, उनसे ज़्यादा बेहतर काम भी करता है, और एक जो समर्थन जो केंद्र की तरफ से मिला हुआ है वो सारी चीजें हैं। आप देखिए कि कैसे, और रिकन्वर्जन भी हो रहा है, रिकन्वर्जन भी हो रहा है। कई तो तमिल इंडस्ट्री की लड़कियां और एक्ट्रेस जो है वो जो क्रिश्चियन हो चुकी थी और वो फिर जाके ईसा फाउंडेशन में फिर से सनातन धर्मी हो गई, वापस आ गई है। और ये सारी चीजें मुझे लग रहा है कि वो खटकता है इन लोगों को। और पॉलिटिक्स की अगर बात करें, जो राजीव कह रहे हैं, वहां जो जानकारी मिल रही है डीके शिव कुमार और अमित शाह में 1-to-1 आधे घंटे की बैठक भी हुई। ये लोगों को परेशान करने वाला है। और सीधे सीधे राजीव ने जो पिन पॉइंट किया कि सोनिया गांधी का नाम ले रहे हैं, राहुल गांधी का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं एक बात मैं कहूँगा, ये राहुल गांधी को ही इज़ ए गुड मैन, राजनीति उनके लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं भाई, आप क्लब जाओ, एंजॉय करो, दुनिया देखो, रील्स बनाओ, वीडियो बनाओ, व्हाई आर यू पोकिंग योर नोज? आपने यूपी में नाक घुसेड़ा, यूपी में बर्बाद कर दिया। पूरे नॉर्थ इंडिया में जहां जहां, आप पंजाब में आपने नाक, ये दोनों भाई बहन पंजाब में आज कांग्रेस पार्टी बर्बाद हुई है क्योंकि इन लोगों ने नाक घुसेड़ा। आपने दिल्ली में नाक घुसेड़ा, भाई केजरीवाल को समर्थन दे दो उस समय 2014 में। तो आप जहां जहां नाक घुसेड़ते हो वहां वहां कांग्रेस पार्टी बर्बाद हो जाती है। तो साउथ का जो कांग्रेस पार्टी का जो पूरा जो चर्चा चल रहा है, अभी एक राजीव बताएंगे क्या खेल चल रहा है उस शशि थरूर का, लेकिन ये साउथ इंडिया को बर्बाद करके जो है शहजादा जो है बाहर निकलेंगे। अभी तो वो तमिलनाडु को बर्बाद करने जा रहे हैं। वो सारा वो आदमी वो पारस मनी है। अच्छा मनी जी, हम लोगों ने शुरू किया था शशि थरूर से। हाँ, मीटिंग हुई कल, ये कहा जा रहा था कि भाई मीटिंग में कुछ फैसला लिया जा सकता है। क्या राजीव जी, क्या हुआ मीटिंग में, हुआ क्या? देखिए, फैसला मीटिंग में शशि थरूर के सामने बोला गया। ये प्रियंका वाड्रा भी थी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और इनके साथ वो के सुधाकरन,
वी सतीशन, चनीथला, ये कौन सा गुट है? ये सब केसी वेणुगोपाल का गुट है, जिसको उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, जिसको उन्होंने विधायक दल का नेता बना दिया, और ये सब मिलकर टारगेट कर रहा था किसको? शशि थरूर को। लेकिन वहां पर जो बात हो रही थी कि नहीं, पार्टी में बड़ी समस्या चल रही है, अगर ऐसे ही नैरेटिव गढ़ते रहे तो फिर इस बार भी चुनाव में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर से बाजी मार जाएगी वामपंथी पार्टी। लेकिन शशि थरूर का सवाल वही का वही कि आप जितने लोगों को यहां बुलाए हो उसमें चेहरा कौन है? या तो फिर प्रियंका वाड्रा वहां से सांसद है, केरल की नेता, उसी को बना दो, प्रियंका वाड्रा को सांसद बनाए हो। लेकिन ये सारे लोग जो केसी वेणुगोपाल के कहने पर हर काम करते हैं, उन लोगों से पार्टी वहां नहीं चलेगी। आपके पास 18-19% का वोट है, इससे सरकार नहीं बनेगी। आपको इसको 30-35% करना पड़ेगा अपनी सहयोगी पार्टियों के अलावा, सिर्फ कांग्रेस का। और इसके बाद इन लोगों के पास, खड़गे के पास कोई स्ट्रेटजी है, राहुल गांधी के पास कोई रणनीति है? ये सब शांति आ गई। अब जो ये सब हुआ, तो अब मतलब थरूर का, जो थरूर ने बोला था कि अभी मेरे विकल्प खुले हुए हैं, तो क्या अब ये मान लिया जाए कि अब थरूर की अब कांग्रेस से? दिल्ली चुनाव के बाद मेरे एक बहुत बड़े कांग्रेस लीडर से बातचीत हुई, भाई क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा कि सीधा सीधा एक सेंटेंस में, और ये प्रॉब्लम अगर सॉल्व कर ले तो कांग्रेस पार्टी की आधी मुसीबत खत्म हो जाए, कि आप जो है सीधे सीधे केसी वेणुगोपाल और ये जयराम रमेश, इन दोनों को किक आउट कर दीजिए अपने आप। सुप्रिया सुनील और सुप्रिया सुनील, पवन खेड़ा, ये सब तो छोटे मोटे हैं, ये दोनों लोग, ये तो जो दो टॉप के जो व्यक्ति है, इन दोनों को आप बाहर कर दो, कांग्रेस पार्टी की आधा से ज्यादा समस्या जो है वो खत्म हो जाएगी। तो ये तो कांग्रेस का कहानी है। अब एक और मुसीबत है, प्रियंका वाड्रा वहां जो रैली कर रही है, आप देखिए वहां पे वही मुस्लिम फ्लैग जो है वो ज्यादा नजर लहराए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का झंडा नजर नहीं आ रहा है, इंडिया का झंडा नजर आ रहा है, उसका झंडा नजर आ रहा है। भाई आप लोग सुसाइडल मोड पे चल रहे हो। ये तो भारत जोड़ो यात्रा में ही दिखा था। नहीं, आप ये समझिए, आप सुसाइडल मोड पे चल रहे हो, और इधर केंद्र में सरकार क्या कर रही है? वो वक्फ बोर्ड का जो है बिल, जो संशोधन बिल ला रही है, संशोधन बिल के लो अब वक्फ के ऊपर। अब क्या कर लेंगे वक्फ के सर? ऊपर? यही सारी चीजें तो इकट्ठा होकर के ईसा फाउंडेशन तक पहुंची ना, और ईसा फाउंडेशन को इन लोगों ने टारगेट बनाया। आपने जैसे बोला कि कोयम्बटूर में उन्होंने धर्मांतरण को रोक दिया। कोयम्बटूर जिस जगह पर है, लगभग 3 तरफ से वो केरल से घिरा हुआ है, और केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में तो है ही। और कर्नाटक वहां से कुछ किलोमीटर और जाएंगे, हाँ, एक जिला क्रॉस करेंगे, हाँ, एक डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करेंगे, आप कर्नाटक तक पहुंच जाएंगे। लेकिन कोयम्बटूर भर में जग्गी वासुदेव का इन्फ्लुएंस नहीं है। जग्गी वासुदेव ने, ईसा फाउंडेशन ने जाने अनजाने जो पेरियार की पिछले 7 दशक 8 दशक की जो राजनीति थी वैचारिक, उसको ध्वस्त कर दिया है। उन्होंने जो डिवाइड तैयार किया था नॉर्थ और साउथ का, जो कि नहीं हम द्रविड़ और आर्य का, उन सारी डिबेट्स को जग्गी वासुदेव ने लॉजिकली तहस नहस कर दिया दक्षिण। और उनकी तो सबसे बड़ी वैसे ही फ्रॉड नैरेटिव है आर्य और द्रविड़ का। ये तो बेकार का। दूसरा एक चीज जो दक्षिण में दिख रही है और दक्षिण के सभी राज्यों तक वह जाती है, लेकिन ये बहुत समय के बाद ये लगा है। जग्गी वासुदेव की बात कर रहे हैं हम लोग, बहुत समय के बाद एक एलीट क्लास और ये पढ़े लिखे वर्ग ने जग्गी वासुदेव को सुनना, समझना, उनके लॉजिक को देखना शुरू किया, और उनको सनातन धर्म के प्रति विश्वास होने लगा। जो लगातार वामपंथी मीडिया, वामपंथी इंटेलेक्चुअल सनातन के खिलाफ बात करते थे, उसको उन्होंने तोड़ा। हर मामले में जहां जहां ये लोग सवाल करते हैं उसका लॉजिकली वो जवाब देते हैं, और इससे बेस बढ़ा है। साउथ इंडिया में तो बेहतर बिना किसी डाउट के उनका एक अलग प्रभाव है। देश के बहुत सारे लोग, सिर्फ कोयम्बटूर है नहीं, पूरे देश भर में उसके फॉलोअर हैं। अभी देखिए, वो कुछ लोगों ने कोई ईमेल चला दिया कि भाई वहाँ पे जो है कुछ और होता है, कुछ ऐसे। ये प्रोपेगेंडा तो अपना चलता रहेगा। हम लोग जरा सा वक्फ बोर्ड के ऊपर डिस्कस कर लेते, भाई क्या होगा वक्फ बोर्ड। ये बहुत बड़ा मसला आ गया है, और इन लोगों की समस्या यही है कि अब होगा क्या, क्योंकि बैठ के विचार करके कैबिनेट की मंजूरी तो मिल गई, और मंजूरी जो मिली है वो 14 के 14 संशोधन जो प्रस्तावित थे सबको मंजूरी मिली है। और इन लोगों ने, विपक्ष के तरफ से 44 संशोधन प्रस्ताव दिए गए थे, सबको रिजेक्ट कर दिया गया। और अब चिराग पासवान जो बीच बीच में भटक गए थे, ये सीधे तौर पर सामने में आए, कहे नहीं हम आपके साथ हैं। नायडू और नीतीश दोनों साथ आ गए।
अब पूरी की पूरी व्यवस्था ऐसी बन गई है कि पार्लियामेंट में रोका तो नहीं जा नहीं जा सकता। तो अब क्या करेंगे ये लोग? देश का जनमत सीधे सीधे क्लियर है। दिल्ली के चुनाव ने भी यही मैसेज दिया। और वक्फ एक तरह से जो पब्लिक, आप ग्राउंड पर आप लोग जा रहे थे, आप लोगों ने देखा होगा कि वक्फ किस तरह से पब्लिक के लिए एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अगर आप नहीं उठाएंगे, उसका विरोध करेंगे, तो आपका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। हमको तो लग रहा है ये कुंभ की भीड़ को देख करके वक्फ के विरोध करने वाले उनको भी पसीना छूट रहा होगा कि एक कौन सा बवाल जो है इस समय पे आ गया है। अभी देखिए क्या है मुसीबत उद्धव ठाकरे के लिए, भाई क्या करेंगे? बिल्कुल, उद्धव ठाकरे तो वैचारिक संकट से गुजर रहे हैं। वो कोई संकट नहीं, वैचारिक दृष्टि से आइडियोलॉजिकली ही इज डिसोरिएंटेड। उस सावरकर को पकड़ते हैं, कांग्रेस गाली देती है, उनसे बोला नहीं जाता। ये हो गया। एक और जो परेशान आत्मा है वो केजरीवाल है। ये केजरीवाल किधर जाएगा? वफ के साथ जाए, विरोध करे, क्या करे? क्योंकि जिस हिसाब से जो सिग्नल मिल रहा है 5-7 दिन से, ये तो सब लोग गायब हो गए हैं। ये संजय सिंह भी दिख नहीं रहा है। ये संजय सिंह बड़ा उत्पात मचाए वहां अंदर जाकर के कमिटी जेपीसी के अंदर बहुत बवाल काटे हैं। अब वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, जबकि वो खुद भी जेपीसी का सदस्य ही रहा है। अच्छा, ये खबर आई कल परसों कि भाई कैबिनेट से पास हो गया। अब वो पेश किया, 19 फरवरी को ही पास हो गया। वो पेश किया जाएगा। अब जब पेश करने की बात हो रही है तो कोई विरोध में ना आर्टिकल लिख रहा है, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। ओवैसी और जमाते इस्लामी वाले सब अपना अपना कुछ बोल रहे हैं, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसके ऊपर ओपनली वो हिम्मत नहीं कर पा रही है। ये कुंभ का असर है। और ऐसा लगता है जैसे आपने 2 दिन पहले ही एक खबर की थी, बड़ा मतलब बेहतरीन चीजें थी कि लगभग अब 66 करोड़ लोग वो सनातनी लोग हैं, वो जातियों में बटे हुए नहीं है, इनके एजेंडों में फंसे हुए नहीं। वो जवाब था। और जितने लोग सवाल करते रहे, आंकड़े वैसे वैसे बढ़ते रहे। जितना बदनाम करने की कोशिश, आंकड़े अंतिम में एक दिन में 1.5 करोड़ से ज्यादा। और वो जो आपने बात कही कि जैसे ये सनातनियों की फौज है, बीजेपी अपने तरीके से इसे लाने की कोशिश कर रही है। अपने पास 10 लाख मीटिंग का प्रपोजल है। और इधर 2 दिन के बाद ही खबर आती है कि अखिलेश यादव 2013 के कुंभ के पंपलेट बांट रहे हैं। क्या हमने कराया था? हाँ, कॉफी टेबल बुक निकाले थे, फोटोग्राफ, ये देखो हमने बेहतरीन आयोजन करवाया था। डर तो है ही। अच्छा, दूसरी दिक्कत क्या है यूपी में, उसको ये डर लग रहा है कि आप देखिए व्यवस्था भी आप देखिए, ऐसे डिजिटल कुंभ नहीं है। हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट से, हर कोने कोने से बसेज आई, कौन लोग आए, उनका फोन नंबर, उनका ये उस सारा डाटा रिकॉर्डेड है। ये सारा डाटा जो है आगे चल करके, आजकल तो डाटा का ही तो खेल है। अब इतने सारे लोग जो आ रहे हैं, पहले क्या देखिए, प्रोपेगेंडा का जो बेसिक पर्पस था कि इंतजाम नहीं है, मत जाना, ऐसे हो गया वैसे हो गया, भीड़ ही नहीं आ रही है। भीड़ नहीं, उसका कारण ये था कि वो चाहते थे कि लोग कम से कम आए। ये हिंदू समाज ने इस प्रोपेगेंडा को जवाब दे दिया, वो फेल कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के लिए और बाकी दुनिया के लिए आप ये देखिए कि ये हमारे संस्कारों का, सनातन धर्म का ये एक्सप्रेशन, एक पावर दिखाया गया कि इट स्टिल हैज दैट कैपेसिटी कि ये लोगों को यूनाइट कर सकता है। यही बड़ा मैसेज है। जब कुंभ शुरू हुआ था तो बीजेपी ने प्रचार भी इसी तरह से किया था कि ये हिंदू एकता के लिए है। मसला सिर्फ यूनाइट भर करने का नहीं है। मोदी ने भी यही कहा, लाइन लिखी हुई ये जो है वो ये हिंदू एक करने का, और मसला सिर्फ यूनाइट करने भर का नहीं। मुझे लगता है कि कुंभ का भी कुछ रोल था। ये दिल्ली में जो भाई साहब की विदाई हुई, कहाँ गए भाई? पिछले वीक भी हम लोग बातचीत किए थे, तब से कहाँ गायब है? नहीं है केजरीवाल दिखा ना संजय सिंह दिखा। मैंने एक बार किसी कहानी में मैंने इस चीज का जिक्र किया कि ऐसा दिन आ जाएगा, यही राजनीति रही, परिवारवादी, परिवार की सत्ता बचाए रखने की और किसी भी सूरत में बनाए रखने की, किसी भी कीमत पर बनाए रखने की। तो एक दिन ऐसा आएगा कि मथुरा में अखिलेश यादव जी कार सेवा करने के लिए उनको निकलना पड़ेगा मजबूरन। सही बात। केजरीवाल भी हो सकता है कि वो बड़ा वाला खिलाड़ी है, हो सकता है कि वो कार सेवा और सेवा की तैयारी कर रहा हो। केजरीवाल तो बेचारा वो कुछ भी कर सकता है कुर्सी के लिए। अभी इसलिए भी नहीं निकल रहा है, गायब है।
उसका पूरा आभा मंडल चौपट। आप देखिए सीएजी एकदम रिपोर्ट, एकदम पावरलेस वो सीएजी रिपोर्ट लेकर के घूमता रहता था, उसी से अपने सब कुछ शुरू किया। और बीजेपी वाले भी जो उसको शौक दे रहे हैं, एक निकाला फिर 2 निकाला, अभी 14 बाकी है, वो तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। अभी तो पार्टी अभी तो बड़ी भाई, ये समस्या है। स्वास्थ्य व्यवस्था का जो निकाला उसमें भयंकर घोटाले हैं। अभी डीटीसी का आएगा, उसमें 35,000 करोड़ रुपए मतलब केजरीवाल का चेहरा ऐसा हो गया है कि वो सामने आना नहीं चाहता है। अब लगता तो यही है केजरीवाल कि के जो घर में ही पहला बवाल हो गया संदेश है। 8 फरवरी को था और उस उसके संदेश बाद में से जो कोई उसका संदेश चेहरा नहीं। बदला हुआ दिखा, उसके बाद से तो बहुत सारी बीमारियां हैं कहते हैं अरविंद केजरीवाल को। मेंटली क्या डिप्रेस। कहानी बता रहे हो तुम? केजरीवाल के घर के अंदर में तमाम चीजें चल रही हैं। क्या उनके पार्टी के अंदर में तमाम चीजें चल रही हैं। अब उनके पार्टी, आपने देखा होगा कि चुनावी कैंपेन में कि केजरीवाल अपने बेटे और बेटी को भी लेकर के निकला था, और जैसे ही मौका आया किसी को कुछ देने का, एक बार उसने आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया, आतिशी को फिर विधानसभा में नेता बनाया, आतिशी को दिल्ली में उसने आगे किया हुआ है। तो जो दूसरे संजय सिंह जितने भी नेता थे इसके साथ वाले, वो सब अपने भविष्य को लेकर के चौकन्ना हो गए कि भैया ये भी एक दूसरी कांग्रेस ही है। वो अपने बेटे बेटी को तैयार कर रहा है, अपनी पत्नी को तैयार कर रहा है, यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। इन्हीं सारी चीजों में लगा हुआ है। ये बात वाकई अलार्मिंग है। मतलब ये अलार्मिंग नहीं। परिवार को नहीं, ऐलान नहीं। मैं बोलूंगा कि वो एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये फिरोसा रोड 5 फिरोसा रोड जहाँ रह रहा है, वो छीन करके एक विधायक का मित्तल के घर में रह रहा है। तो वहाँ जो गार्डन में उसने एक मीटिंग की। ये उस दिन मीटिंग हुई जिस दिन गोपाल राय दिल्ली के सारे विधायक और उम्मीदवारों के साथ जो है मीटिंग कर रहा था। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आया कि भाई लड़ा तो मनीष सिसोदिया भी था, वो कहाँ हार है? गया, वो मीटिंग में क्यों नहीं गया? केजरीवाल भी हारा, वो क्यों नहीं गया मीटिंग में? मतलब सौरभ भारद्वाज भी सौरभ हारा। भारद्वाज हार गया, वो सोमनाथ भारती हारा, ये लोग नहीं वो तो था। बेचारा यूट्यूब बना करके कमाने की कोशिश कर अरे रहा है मैं- कि रोजी रोटी चलती नहीं, रहे। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ कि मैंने आप अपने आप वो कानून से ऊपर, और वो मीटिंग चल रही है पैरेलली। अब जरा इस वीडियो को देखो, ये उस गार्डन के अंदर है और ये बताया जा रहा है कि वो अपने खास लोगों को, जिसको जहां जहां फिट करके रखा हुआ था, किसी को शब्दार्थ में तो किसी को इस डिपार्टमेंट में, कमेटी में, उस कमेटी में, उसके अपने लोग जो पार्टी के कर्ता धरता है। तो स्टेज है, आप देखिए वीडियो में, तो स्टेज है, स्टेज के ऊपर केजरीवाल और उसकी वाइफ बैठी हुई है, और साइड में 2 चेयर लगा हुआ है, उसमें उसके बेटा और बेटी बैठी हुई है। और कोई नेता वहाँ पे उस मीटिंग में बताया जा रहा है कि वो अपने लोगों को कहा कि भाई ऐसा है कि अभी आप लोग चिंता मत करो, आप लोगों को दिल्ली से हम पंजाब लेकर के जाएंगे। मैंने पंजाब को लूटने का इरादा जो है वो उसने क्लियर कर दिया। तो ये बात तो जो सही कह रहे हो भाई, यहाँ तो जेल जाने के बाद ही शुरू हो गया हाँ, था। तो ये तो मैंने लग रहा है अब आप- परिवारवाद का जो है अब वो, आप ये सोचिए, ये तो नहीं, है। लेकिन एक बात बताइए कि अब भाई पावरलेस है पूरी तरह से, अब करेगा क्या भाई? राज्यसभा से भी कोई सीट खाली नहीं कर रहा है। संजीव अरोड़ा तैयार भी हुआ है। अगर संजीव अरोड़ा हार जाता है विधानसभा चुनाव लुधियाना से, नहीं हाँ, जीतेगा तब वो। तब हाँ, तो फिर तब पहली केजरीवाल का क्या पहली होगा? कोशिश फिर केजरीवाल का क्या होगा? पहली कोशिश केजरीवाल की इस वक्त यह है कि किसी भी तरीके जो पार्टी टूट रही है, बिखर रही है, उसको एक किसी तरीके उसको अपने पंजे में, अपने जबड़े में बनाए रखना, और उसी जद्दोजहद में वो जबड़ा। लगा हुआ है। उसी जबड़े में बनाए रखना, उसी जद्दोजहद में वो लगा हुआ है। और इसके लिए जरूरी है कि अपने इर्द गिर्द बैठे हुए ये जो पेड लोग हैं उसको सेट करना पड़ेगा। अभी देखिए दिल्ली में वकीलों की एक पूरी फौज है जो अरविंद केजरीवाल के लिए काम कर रहे थे। वकीलों की, उसमें- पत्रकारों की, उसमें कारोबारियों की। ये राहुल मेहरा जैसे लोग हैं जो आर.के. पूरन से मित्तल चुनाव भी तो लड़ने की कारोबारी तैयारी है। में थे, बाद में नहीं किए, लेकिन हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में हर तीसरे दिन 2-3 मुकदमों के साथ राहुल मेहरा को भेजा जाता था। ये पूरे पैनल जो बना है, 35 लीगल टीम के लोगों ने इस्तीफा दिया है पहले से, ताकि अब तो सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, उन लोगों को ऐसे भी हटाएगा। अब पंजाब में 220 लॉ ऑफिसर्स ने रिजाइन दिया, वहां से यहां सेट करने की कोशिश है कि इन लोगों को बुलाओ। दोनों जगह पर ये सेटिंग का काम चल रहा है कि 10-20 लोगों को उसमें डाल दो, कुछ लोगों को कमेटी में डाल दो, कुछ लोगों को दूसरे डिपार्टमेंट में, कुछ विधायकों के साथ पीएपीएस और बना दो, मैं बता मंत्रियों रहा के साथ बना हूँ, दो। दिस इज गोइंग टू बैकफायर। पंजाब में ये खबर कि भाई एक हरियाणवी जो है वो पंजाब की सारी व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया है, और हमारा मुख्यमंत्री जो है
वो कठपुतली हो गया है, वहाँ सेटिंग हो रहा है, वहाँ भी आप ओपनली कर रहे हो सबको पंजाब लेकर के चलेंगे। भाई पंजाब क्या हो गया, वो कोई माने कोई कॉलोनी है क्या, कॉलोनी है कि भाई आप जाकर के वहाँ लूट बचाने के लिए जाओगे? महतो का एक दलान। खालिस्तानी और एंटी खालिस्तानी सेंटीमेंट भी है। नहीं, वो अलग कहानी है। आप माने आप ऐसे कैसे सोच भी सकते हो कि भाई आप जो है दिल्ली से हार गए, दिल्ली से बेदखल हो गए, हाँ, तो आप उसके सब बाद पंजाब हम लेके पूरा चल दिए। पंजाब पूरा लेके चले कुनबा जाओगे। पंजाब चल जाएगा। तो ये तो मतलब कहानी- जहां सत्ता नहीं है वहां रह ही नहीं सकते। ये 2-4 दिन का ड्रामा, हंगामा, प्रदर्शन यही एक कर सकता है। नहीं तो सर आम आदमी पार्टी कोई ऐसी पार्टी नहीं थी कि जिसको विचार के धरातल पर लेकिन तैयार एक किया बात गया तो था। है, जैसा हम लोग शुरुआती दौर से बात कर रहे थे कि कुछ कॉमेडियन ने राजनीति में ऐसी एंट्री की है, ये अरविंद केजरीवाल हो या फिर ट्रम्प और या फिर ये जेलेंस्की। पुतिन जैसे लोगों को मौका मिलता है इसके ऊपर हावी होने भाई ये तो जेलेंस्की वाला केस तो बड़ा गजब है। का। अब ये कॉमेडियन भगवंत मान की बात हम लोग कर रहे थे, उसको अरविंद केजरीवाल अब दबोचे हुए हैं। दबोचे हुए, पूरा- तो वैसे ही पूरा वो उसके जेलेंस्की पूरे जैसा- ग्रिप में जेलेंस्की को उसके दबोचे। सारे ऑफिस से लोगों को निकाल दिया। जो भगवंत मान के लोग थे वो उसको वैसे ही हटा दिया। वहां पे आप विभव को वहां क्यों बैठाएंगे भाई? तो ये है, जेलेंस्की पे याद आया। सोशल मीडिया पर पहले मैं एक मजेदार चीज बता दूं। हाँ बताओ। तो जो ओवल ऑफिस में जो इन लोगों की मीटिंग चल रही है, जेडी वांस है जिसमें वाइस प्रेसिडेंट और जेलेंस्की है और ट्रम्प है, तो इनके बीच की जो झड़प है उसको किसी ने एआई के जरिए उसको बना दिया है। इतना मजेदार वीडियो है जिसमें ट्रम्प जेलेंस्की को खींच करके जेडी वांस और ट्रम्प दोनों पीट रहे हैं। भाई ऐसा डिस्कशन तो ऐसा ही हो रहा था जैसे लग रहा था हाँ, कि बस अब कि बस जेलेंस्की बस पीटने ही वाला है। अभी जो है ट्रम्प को गुस्सा आएगा उसका ऐसे से है ही- हाथ पकड़ है ही- करके है ही हिला हिला के पहलवान बात वो ही था। मुझे तो लगा कि कहीं एक तो चाटा ना मार दे आज। ट्रम्प ने बिल्कुल यही कहा ना कि तुम्हारी औकात नहीं है बात करने की। और एक ही व्यक्ति है अभी इंटरनेशनल और जेडी पॉलिटिक्स में देखिए तो एक और जोकर सामने आ गया जेलेंस्की के सपोर्ट में, और वो है ट्रूडो। और कोई सपोर्ट में नहीं आ रहा। कौन ट्रम्प से पंगा लेने की हिम्मत ये सब करेगा? अपने अपने देश के पप्पू हैं। ये सब अपने अपने देश के पप्पू हैं। लेकिन एक बात जो मुझे बड़ा अजीब लगा कि अभी यूके का प्राइम मिनिस्टर गया, हम्म, स्टारमर हाँ जेलेंस्की गया, मैक्रो गए। मैक्रो को तो बगल में से बिठा दिया। हाँ। हाँ बगल में से बिठा दिया। वो छोटा सा कोई स्टूल टाइप का था वो मैंने साथ में, और मैंने जो जा रहा है बेइज्जत होकर के आ रहा है। तो वैसे प्रधानमंत्री मोदी के साथ तो बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट हुआ। क्या आई मिस यू, आई मतलब मिस यू जिस टू फॉर्म में मच। ट्रम्प है और अभी उसके तो बाद बोला वाकई- ही इज अ ग्रेट लीडर, ही इज डूइंग वेरी गुड वर्क, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट हिम। और उसको जिस फॉर्म में वो चल रहा है ट्रम्प आजकल, किसी के लिए चेयर खींचना और चेयर उसको को बैठाना, ये तो लग रहा है कि CNN की एक रिपोर्ट चल रही है। हाँ रिपोर्ट ये चल रही है कि जब दोनों की नोकझोंक हुई ओवल ऑफिस में, तो उसके बाद दोनों तमतमा करके उठे। और यह यहाँ तक कहा जा रहा है कि अगर मीडिया के कैमरे नहीं होते तो जो मैं वीडियो AI जनरेटेड वाली बात बता रहा हूँ तो वही वही नौबत सीन हो होता जाती। बिल्कुल। उसके बाद दोनों तमतमा के उठे, दोनों अलग अलग अलग-अलग कमरों में कमरों। गए। उसके बाद फिर ट्रम्प ने कहा जेडी कि वेंस तो हमको लग रहा है कि वो तो कराटे वराटे में ब्लैक बेल्ट टाइप का आदमी है। उसके बाद ट्रम्प ने सीधे कहा अब कोई मीटिंग नहीं होगी। तो जो इनके साथ प्रतिनिधि मंडल गया था, यूक्रेनी प्रतिनिधि मंडल गया था, उसने बोला नहीं हमको बातचीत जारी रखना चाहिए। ट्रम्प ने कहा नो तो नो, अब कुछ नहीं होगा। और वहां से जेलेंस्की निकल गए। अब इन चीजों के पीछे जो सारी चीजें नजर आ रही हैं, इसमें परेशानी सबसे बड़ी जिनपिंग की है कि पुतिन और ट्रम्प के बीच में इतनी नजदीकी क्यों हो रही है। जो आपने सवाल किया कि मोदी का उसने स्वागत किया, दूसरे नेताओं के साथ ऐसे बिहेव कर रहा है, वो चीज निकल करके आ रही है कि ट्रम्प को आज की तारीख में चाइना लेकिन को एक बात समझ लीजिए, एक मिनट में पूरी कर ये लूं अपनी ये बात। जो नजदीकियों की बात होती है और जिनपिंग की बात होती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, ये लगभग असंभव है। पुतिन और ट्रम्प एक प्लेटफॉर्म पर किसी कारणवश आ सकते हैं, दोनों देश एक साथ नहीं आ सकता, एक दूसरे के अगेंस्ट ही रहेगा। और ट्रम्प का जो इंटरेस्ट जाग रहा है वो अमेरिका के लिए जाग रहा है। इतना करोड़ों करोड़ अरबों हम दे रहे हैं, कोई फायदा हो नहीं रहा है। इसलिए कुछ समय पहले चर्चा चली थी पैक्स अमेरिकाना, मतलब वो लैटिन वाला शब्द है कि अमेरिकी वर्चस्व के लिए ये बड़ा खतरा है ट्रम्प। पहले अमेरिकी वर्चस्व पूरी दुनिया में कैसे था, हम वही यूएसएड का पैसा देते थे,
रिजीम चेंज करवाते थे, दूसरे देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते थे, पैसे से, पावर से, सत्ता से, एन केन प्रकारेन। लेकिन ये ट्रंप नहीं चाह रहे। ट्रंप ने यूएस एड का फंड बंद कर दिया। इन लोगों को अब एक प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं कि नहीं नहीं, यूक्रेन वार का मतलब कुछ नहीं है कि हम उसको सपोर्ट करते रहें, तभी वो रसिया के सामने टिका हुआ है। अगर यूरोपीय यूनियन या अमेरिका सपोर्ट करना बंद कर दे, नाटो सपोर्ट करना बंद कर दे, तो यूक्रेन क्या 2 घंटा टिकेगा बिल्कुल रूस के सामने? एकदम नहीं टिकेगा भाई। जब से वॉर शुरू हुआ है 2022 से, तब से लगातार जो तो बाइडेन उसको इसलिए सपोर्ट करते लग रहे। तो रहा नहीं है। सर, मैं ये बात ही नहीं कर रहा था। खींचेंगे वही गिर जाएगा। तुम अपना बात कंप्लीट मैं ये बात ही नहीं कर रहा था। मैं पूरी बात ये कर रहा हूं कि ये बहस चल रही है कि ट्रंप पुतिन के नजदीक आ रहे हैं और उसके बहुत सारे सबूत दिख रहे हैं, और इसलिए आ रहे हैं कि उनको चीन को काउंटर करना है। अभी उन्होंने 2-3 दिन पहले बोला है कि हम चीन पर टैरिफ और ज्यादा बढ़ाएंगे। अब जिनपिंग परेशान है कि अगर ट्रंप और पुतिन साथ आ गए और उनके बीच में जो खिचड़ी पक रही है, और वो अमेरिका की मजबूरी है, क्योंकि जंग अगर खत्म नहीं होगी और पूरी दुनिया की मजबूरी है। आप अर्थव्यवस्था देखिए, हमारे यहाँ शेयर बाजार की हालत खराब हुई है, तो ये पूरी दुनिया की मजबूरी है कि उनको साथ आना पड़ेगा। अब जिनपिंग को लग रहा है कि यार, अभी रूस ने कुछ दिन पहले ही बोला कि नहीं, हम दोनों भाई मिल करके संसाधनों को, जो यूक्रेन के संसाधन है, उस पर अमेरिका और रूस दोनों मिल करके काम करेंगे। उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया है। तो यहाँ पर ऐसा कई सारे एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि जिनपिंग के लिए ये स्थिति मौजूदा जियोपॉलिटिक्स में खराब हो सकती है। और जैसे कि आपने कहा कि मोदी का उन्होंने स्वागत किया, तो ट्रंप मोदी का स्वागत इसलिए ही कर रहे हैं कि वो एक साथ मोदी और पुतिन को दुश्मन बना करके आगे नहीं जा सकते। इसको मैं समअप कर देता हूं। कोई किसी का दोस्त नहीं है और कोई किसी का दुश्मन नहीं है। सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। Yes. वो चुनाव जीत करके आए हैं, कुछ वादा करके आए हैं। ही वॉन्ट्स कि जो बातें हमने कही और एक बेहतर कैसे अमेरिका सेंट्रिक पॉलिसी हम बनाएं। हाँ बिल्कुल। पुतिन वो उस किसी के साथ भी होगा जो रूस के आर्थिक व्यवस्था जो चरमरा गई है, वॉर में जिस तरीके से फंसा हुआ है, उससे निकालने में जो कोई भी मदद होगा उसका दोस्त बन जाएगा। बिल्कुल सम्मानजनक तरीके से। अब ये जो होता है ना कि दो सेड लड़ रहे हैं तो फायदा किसको हो जाता है? तो सीआर को। ये चीन वही है। चीन जो है वो दूसरों की लड़ाई के ऊपर अपना हित साध रहा था। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। अमेरिका उलझ गया था ना वहां। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि ट्रंप के पास एक क्लैरिटी है। ट्रंप इस चीज को जानता है कि मेरा दुश्मन कौन है, और ट्रंप ने अपना दुश्मन नंबर 1 जो है वो बना रखा है चीन को सीधा। अब इस वजह से हिंदुस्तान के साथ और रूस चूंकि एक मददगार साबित हो सकता है, उसको काउंटर। क्या है डील? डील ये है कि जो नजदीकियां आ रही है पुतिन और ट्रंप की, वैसे प्रधानमंत्री जा रहे हैं रूस, उनका जो है एनुअल सेलिब्रेशन जो है उसका चीफ गेस्ट बन के, वहां भी कुछ बातचीत होगी। हाँ। आप $350 बिलियन, आप बात को समझो, $350 बिलियन कम नहीं होता है कि पिछले 3 साल में अमेरिका ने यूक्रेन के ऊपर खर्च कर दिया और मिला कुछ नहीं। दूसरी चीज, हम खर्च पे खर्च किए जा रहे हैं। ये नाटो क्या चीज है? आप देखिए किस तरीके से यूके के प्राइम मिनिस्टर को बेइज्जत किया ट्रंप ने बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछ दिया कि कैन यू टेक ऑन रशिया अलोन। वो भी डर गया, हंसने लग गया कि भाई अकेले लड़ लोगे उससे तुम। वो हड़बड़ा गया। मतलब ये कि भाई अमेरिका, ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमें दुनिया भर का दादा बनने की आवश्यकता नहीं है, अपनी इकोनॉमी ठीक करनी है, रोजगार देना है, अपना डिफेंस ठीक करना है, और जो उपद्रवी तत्व है जिसकी वजह से इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो थ्रेटन्ड है, जिस तरह का कन्वर्जन, जिस तरह का जिहाद वगैरह सब जो चल रहा है, ये सबको बाहर करो और शांति से रहो पूरी दुनिया में। अब पुतिन के लिए क्या है? पुतिन चाह रहा है कि भाई किसी तरीके से ये निकल जाए इधर से। पुतिन तो साफ कह रहा है कि अभी नाटो ये कह दे कि भाई हम यूक्रेन में जो है अपना ना सेना रखेंगे, ना उसको नाटो का सदस्य बनाएंगे, हम वापस आ जाएंगे। और ये तो गांधी ने बोल ही दिया है कि भाई अब यूक्रेन का नाटो सदस्य होना तो बहुत मुश्किल है। वो नहीं बन सकता। अब दूसरा क्या है? अब जिस तरह से बर्ताव किया है ये जोकर,
उस वजह से तो और मामला और भी खराब नहीं हुआ। और अभी की जो स्थिति यूरोप अलग है थलग वो हो तो- जाएगा जेलेंस्की देखिए के अभी की बर्ताव जो के बाद स्थिति है यूक्रेन से यूरोप अलग थलग उसमें हो तो ये जाएगा। लगना चाहिए कि अब तो नेटो को ही खत्म कर देना चाहिए लोगों को, और अगर ट्रंप जैसा 2-3 और राष्ट्रपति आते रहे ये तो ये नेटो नाटो खत्म हो खत्म हो जाएगा। जाएगा। अब ये दिक्कत जो है वो चीन के लिए बहुत बड़ी होती चली जा रही है, क्योंकि अगर यूक्रेन वॉर खत्म हुआ तो सारा फोकस चीन डोनाल्ड पे आ ट्रंप जाएगा। का जो है वो साउथ चाइना सी और सारा कुछ हो जाएगा। हाँ। और अभी मैं एक रिपोर्ट भी पढ़ रहा था कि भाई ये जो चाइना का जो इतना बवाल है ना आर्मी का और उसका, अंदर से पूरी तरीके से खोखला हो चुका खोखला हो चुका है। पूरा खोखला हो चुका है। उनके पास इतनी हैसियत भी नहीं कि ताइवान के ऊपर जो है कुछ जो है मूव कर सके। एक्शन ले। ताइवान सर छोड़ दीजिए, तिब्बत जो वहां के लोग शांत है और वहां पूरी तरह से इनका नियंत्रण है। तिब्बत में चिंगारी सुलग रही है और अभी पिछले साल यूएस ने बाइडन कार्यकाल ने एक साइन नहीं हो पाया था, एक हस्ताक्षर रुका रह गया तो वो हस्ताक्षर भी कर दिया तो है। दुनिया में ट्रंप छाए हुए हैं और एक आदमी का नाम तो डिस्कशन में जरूर लाना चाहिए। किसका? योगी जी ने तो कमाल कर दिया। वाकई कमाल कर दिया। योगी जी और फुल फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, पूरा एकदम फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। अखिलेश यादव को समझ में नहीं आ रहा है कि योगी जी के लिए कई चीजें बनी अब- बनाई खिचड़ी अब टाइप की हो अखिलेश गई है। यादव की औकात से योगी ऊपर आ ऊपर, गए। खत्म। अब लग रहा है वो बहुत अखिलेश को आगे भी निकल लग गए। रहा तो है अखिलेश का कि जल्दी वहाँ यार पहुंचना अब मुश्किल इनको दिल्ली भेजो, लखनऊ में जो भी आएगा उससे फाइट कर सकते हैं, योगी जी योगी नहीं से कर नहीं सकते। लड़ सकते। और जैसे ये पूरे बहुत- बहुत कांग्रेस ज्यादा और फासला इन हो गया, जमातों बहुत को ज्यादा लग रहा था कुछ समय पहले तक कि जल्दी मोदी रिटायर हो जाए, उसके बाद इनके पास कोई नेता नहीं दिख रहा, ऐसा नेता, ऐसे व्यक्तित्व वाला कि जो हमको इतने धूल चटा सके। अब इन लोगों को डर लग रहा है कि योगी अगर आ गए तो उसके बाद तो उससे लगता नहीं। उससे भी बड़ी मजेदार चीज यह है कि जो कुछ बचा खुचा था समाजवादी पार्टी का पीडीए, उस पर मायावती ने मथुरा के जरिए ऐसा तेजाब डाला है कि वो मामला पिछले 10 दिन से सोशल मीडिया पर चल रहा है, आज तक खत्म नहीं हुआ। कल चंद्रशेखर को भी वहां पर पहुंचना पड़ा और पहुंचे चंद्रशेखर तो समाजवादी, ऐसा कहा जा रहा कि समाजवादी पार्टी के जो समर्थक थे उन लोगों ने पत्थरबाजी करी, ऐसा तेजाब डाला है मथुरा। माय गॉड। तो फिर आज यहीं पे खत्म करें, बिल्कुल विराम है ना? हाँ। तो बस आज इतना ही। और कोई सजेशन हो, कोई टॉपिक्स जो सजेस्ट करना चाहते हो इतिहास से जुड़ी हुई, किसी और चीज़ से जुड़ी हुई, उसको भी हम लोग इस कार्यक्रम में शामिल कर सकते हैं। हाँ तो- बिल्कुल कर सकते तो हैं। धन्यवाद। पिछली बार आपने अच्छा रिस्पांस दिया, उम्मीद है कि इस बार का वीडियो भी आप लोग लाइक करेंगे। धन्यवाद।